Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQs from World Geography। तो आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हम ओशिनोग्राफी से डिस्कस करेंगे। तो ओशिनोग्राफी से हमारे कुछ 10 MCQs होने वाले हैं। अब इस 10 MCQ में हमने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं आप लोगों के लिए। उसमें कुछ ओशन रीफ से हैं, सैलिनिटी से है, ओशनिक करंट से है, तो उन सभी के टॉपिक्स के मिक्सचर हैं क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको ये पेयर दिया गया है जिसमें ओशियन टोपोग्राफी और उसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। मिड ओशियनिक रिज, जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी, सी माउंट, जोन ऑफ लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, सबमरीन कैनाइंस, डीप वैलीज इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड ग्रियोट्स, जो कि माउंटेन्स इन द ओशियन विद पॉइंटेड समिट्स। देखिए, तो ये आपके सामने बताया गया है और आपको इसमें से बताना है कि करेक्टली मैच कौन कौन से हैं। आपके सामने ये ऑप्शन है ABCD। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, अपने आंसर को लॉक कर लो और फिर हमारे साथ मैच करो। आइए देखते हैं। देखिए, मिड ओशियनिक रिजेस क्या होती हैं। अगर आपने वर्ल्ड जियोग्राफी में अगर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जब डाइवर्जेंस होती है तो बीच में एक फोल्ट क्रिएट होता है, वहां से क्या होता है, लावा बाहर आता है ना, बाहर आता है तो वो एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं मिड ओशियनिक रिज। आइए देखते हैं विच इज अ जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। तो मैंने क्या बोला अभी, वो वोल्केनिक एक्टिविटी थी, तो मतलब कि सर ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, सी माउंट क्या होता है, विच इज अ जोन ऑफ लो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्या ये बात सही है कि नहीं? अगर सही है तब तो आप गलत हैं, अगर नहीं है सही तब आप सही हैं। कैसे? देखिए, पानी के अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई सी का सरफेस है, इसके अंदर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और उसके बाद हमको इस तरीके का कोई वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये सी माउंट है, ये सी माउंट है। अब इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारी स्पीसीज होंगी, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। तो ये मतलब कि लो तो नहीं होगा, यहाँ पर हमें हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। सबमरीन कैनाइंस क्या होते हैं बच्चे? सबमरीन कैनाइंस आर द डीप वैलीज इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में वहां पर बहुत ज्यादा डीप हमारे को कैनाइंस देखने को मिलेंगी, उनको कहते हैं सबमरीन कैनाइन। तो बात ये भी बिल्कुल सही है। व्हाट इज ग्रियोट? व्हाट इज ग्रियोट? ग्रियोट आर द माउंटेन्स इन द ओशियन विद पॉइंटेड समिट। बच्चे, जो पॉइंटेड समिट है कहीं ना कहीं बात सी माउंट की ही कर रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो मतलब सर ग्रियोट क्या होगा? बच्चे, ग्रियोट होगा ये कोई माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है जो कि इसके सरफेस से पहले ही नीचे ही क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है। यानी ये अगर कोई सी सरफेस है तो सी सरफेस के अंदर तक ही हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो इसको कहेंगे ग्रियोट, ठीक है। तो ये ग्रियोट होता है। तो हमें सारी बातें समझ आ चुकी है, मतलब कि ये फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड और फोर्थ गलत है, हमें करेक्टली बोला है। तो ओनली वन एंड थर्ड ही हमारी सही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओशियंस। ओशियंस को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बच्चे, ये क्या है? ये कोई कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट से बिल्कुल हल्का सा ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये हमारा कॉन्टिनेंट। अब वो बोल रहा है कि ये जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड द शेल्फ, इसको हम बोलते हैं शेल्फ ब्रेक। अब उसने, एग्जामिनर ने ये पॉइंट आपके सामने बताया है, आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। द सेडिमेंट डिपॉजिट आर द थिकेस्ट क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स एंड थिन और नॉन एग्जिस्टेंट इन द मिडिल ओशियनिक रिज, ठीक है।
कि जो सेडिमेंट हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं थिकेस्ट, ज्यादातर थिक बना देते हैं क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स एंड द थिन और नॉन एग्जिस्टेंट इन द मिडल ऑफ द ओशियनिक रिज। देखो तुम्हें भी पता है कि अगर ओशियनिक कोई रिज होगी तो कुछ यहाँ जैसे होगी, कॉन्टिनेंट के जो हमारा हमने अभी बोला कि जो सेडिमेंट का डिपॉजिट होगा वो यहाँ कहीं हमारे को डिपॉजिट देखने को मिलेगा, यहाँ पर वो डिपॉजिट होगा, है ना। तो मतलब कि बात ये हमारी सही है, वो जो नॉन एग्जिस्टेंट होगा इन द मिडल ओशियनिक रिज, यानी यहाँ पर जो रिजेस होंगी यहाँ पर सेडिमेंट की डेपोजिशन बड़ी ही कम होगी। क्लियर। तो मतलब कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। बच्चे अगर आपने पढ़ रखा हो ट्रेंचेस तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रेंचेस क्या होती है। अब वो बोल रहा है एग्जामिनर कि इंडियन ओशियन में कौन कौन सी ट्रेंच हमें देखने को मिलेगी, क्या वो स्कोत्रा चैगोस होगी, क्या वो रीयूनियन होगी, क्या वो डायमेंटिना होगी, या क्या वो मैरियाना होगी। तो ये आप लोगों को बताना है। देखिए स्कोत्रा कहां पर है, यमन के पास में है, कहां पर, इंडियन ओशन में ही आ रहा है, बात सही है। रीयूनियन आइलैंड फ्रेंच की है, मतलब कि यहाँ पर भी हमारे पास फ्रेंच देखने को मिल रही है। डायमेंटेना भी इंडियन ओशन में ही देखने को मिल रही है। बट मारियाना ट्रांच अगर आपने देखा हो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड, कहां पर है, फिलीपींस पे है, और फिलीपींस में है तो ये पैसिफिक ओशियन में हमें देखने को मिलती है, कहां पर, पैसिफिक ओशियन। तो यानी फोर्थ को छोड़ के 1 2 3 आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहने वाली हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द टर्म शेल्फ ब्रेक। शेल्फ ब्रेक को कौन सी टर्म, जो इसको, इस टर्म को कौन सी स्टेटमेंट जो है मतलब कि अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रही है। The eroded portion of the continental shelf having the uneven and the degraded regions, the extended margins of the continental shelf having bays and gulfs, the region along the coast where the continental shelf is absent, the steeply sloping areas where the continental shelf ends and slope begins। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चे इसमें हमारी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है कि स्टीपली स्लोपिंग एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड्स एंड स्लोप बिगिंस, जो कि मैंने भी बताया भी था कि ये कॉन्टिनेंट है, ये हल्का सा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुई और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप हुई। तो जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पर ये दोनों मिल रही हैं इसी को कहते हैं शेल्फ ब्रेक। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। विथ रेफरेंस टू द अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बच्चे AMOC अभी न्यूज में भी था ये, और बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। क्लियर। इट इज द अटलांटिक ब्रांच ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहेलाइन मतलब अगर आपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर का तो आपको पता है, क्या पता है, अगर आपने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ऐसे करके ये टेम्परेचर को बताता है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो 1000 मीटर तक जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 3 to 4 डिग्री तक ही रह जाएगा, और फिर वो नीचे जितना अंदर जाते जाओगे उतना ही वो इससे हल्का सा कम होता जाएगा। मतलब कि मिनिमम आपको मैक्सिमम डीपेस्ट 1000 मीटर से, ओशन के 1000 मीटर से नीचे का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 3 to 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्लियर। तो वो बोल रहा है कि AMOC अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलती है। ये एक अटलांटिक ब्रांच है ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का, जो कि हमने पढ़ लिया है। इट कैरीज वार्म सरफेस वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टुवर्ड द नदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या कर रहा है, जो वार्म वाटर है हमारे पास, वार्म सरफेस वाटर है, उसको कैरी कर रहा है फ्रॉम कहाँ, इक्वेटर से पोल्स की ओर। It does not have any effect on the El Nino। एल नीनो पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। बताओ बच्चे जल्दी से कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। क्लियर।
ओके देखिए, अगर आपने सुना होगा कि इक्वेटर के पास में एक करंट चलता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। जैसे ही वो करंट कहाँ पहुंचेगा, यूएसए के पास में पहुंचता है, जैसे ही वो करंट यूएसए के पास में पहुंचता है तो यहाँ पर एक जगह है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा है यहाँ पर। तो उस फ्लोरिडा के पास से एक स्ट्रीम निकलती है जिसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। अब गल्फ गल्फ स्ट्रीम जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। अब नॉर्थ अटलांटिक करंट आगे जाके क्या बना देगा बच्चे, ये बन जाएगा नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन करंट बन जाएगा ना, नॉर्वेजियन सी के पास में। अब उसके बाद यहां से एक करंट नीचे को आएगा जिसको बोलते हैं बेंगुएला, सॉरी इसको बोलते हैं कैनरी करंट, क्या बोलते हैं, कैनरी करंट, नाउ कैनरी करंट, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है बच्चे, ये जो कैनरी करंट है ये कोल्ड करंट है, और बाकी जितने भी हमने बताए ये सारे वोम करंट है, क्या है, ये वोम करंट है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि क्या जो हमने AMOC पढ़ा, ये कहाँ की बात की मैंने, अटलांटिक ओशियन की बात की, सबसे पहली बात है अटलांटिक ओशियन में है ऐसा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है वो कहाँ टकराया, यहाँ गल्फ गल्फ स्ट्रीम में, यानी उसने क्या किया सर, ये इक्वेटर के पास का, इक्वेटर के पास का जो वार्म वाटर है इसको कहाँ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको पोल्स की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहां से जो कोल्ड वाटर है वो इस कैनरी करंट से कहां से, पोल्स से इक्वेटर की ओर आ रहा है। क्लियर, तो हमारी बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है सेकंड, और फर्स्ट भी हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड में बोल रहा है बच्चे, ये सर्कल अगर डिसरप्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि सर यहां से जो वार्म वाटर होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर नहीं जा पाएगा, पोल्स की ओर नहीं जा पाएगा। जब पोल्स की ओर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि यहाँ ऊपर वाला जो एरिया होगा ये ठंडा ही रहेगा। जब कोल्ड ही रहेगा तो आपको पता है इतनी बात कि जब कोल्ड वाटर होता है उसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा तो वहां पर बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होती है तो उसी को एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं, तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसका इफेक्ट रहेगा एल नीनो पे, तो मतलब हमारा ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। बच्चे ये गलत है क्योंकि ओनली 2 होगा, 3 नहीं होगा, तो ये आंसर इसका सी होगा, है ना, आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। अब ये बी पता है ये गलती से लिख दिया होगा, बी क्यों लिखा है, क्योंकि असल में क्या होता है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, यहाँ पर ऑप्शन जो है मैंने थोड़ा रिवर्स कर दिया था, तो उसमें ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। These are the western boundary ocean currents in the wind-driven subtropical and the subarctic circulations of the North Pacific Ocean. One of them is downwelling. One of them is downwelling, dominant, low in biological productivity. अब देखिएगा, low in biological productivity and is devoid of detritus and other organic material in the surface water, whereas the other is dominated by the upwelling and the fed by the nutrient rich water. The confluence of these current is marked by the fog banks as a greater influence on the fisheries and the climate in the western North Pacific. अब मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो, ये तो मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया, नहीं तो इसको पूरा पढ़ने की हमें रत्ती भर भी जरूरत नहीं थी। मुझे क्या देखना था, मुझे सिर्फ इतना देखना था कि ये क्या है, दीज आर द वेस्टर्न बाउंड्री ओशियन करंट्स, खत्म बात। इनकी लोकेशन क्या है, इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। देखिए वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा क्या है, ये मेरा पैसिफिक ओशन है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पैसिफिक ओशन है ना, तो पैसिफिक ओशन का बच्चे ये ईस्टर्न साइड हुई, ये वेस्टर्न साइड हुई, बड़ी सिंपल सी बात है। हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर मैं नॉर्थ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा वेस्टर्न बाउंड्री का, और यहाँ बोल रहा हूँ वेस्टर्न नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट में कुछ यहाँ जैसे की बात हो रही होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ जैसे आपको पता है कि
अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करता हूँ, अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करता हूँ, तो ये पैसिफिक ओशन अगर ऐसा है तो उसका नॉर्थ वेस्टर्न कुछ यहाँ जैसे होगा। जब यहाँ जैसे होगा तो मुझे यहाँ पर कौन से करंट दिखाई दे रहे हैं, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे वो करंट होंगे हमारे क्यूरोशियो एंड ओयाशियो करंट, ठीक है, जिसमें कि जो ओयाशियो है वो एक कोल्ड करंट है और जो क्यूरोशियो है वो एक वार्म करंट है, जिसके बारे में इन्होंने बीच में लिखा हुआ है कि जो वार्म करंट होगा वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो कोल्ड करंट होगा, सॉरी, जो कोल्ड करंट होगा वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो वार्म करंट होगा वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये इसमें यहाँ बताया गया है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब आप लोगों को जिनसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं उनका सही है, जिनसे नहीं बन रहे वो एक बार अपना एटलस उठाएंगे, वहां पर बहुत अच्छे से करंट दिए रखा है, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लोगे कि कौन सा करंट कहाँ पर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज ए वार्म ओशन करंट कैरिंग ट्रॉपिकल वाटर towards the pole. It flows into in the southwest Indian Ocean along the east coast of Africa. The ocean current described is, वो कौन सा ओशन करंट है? ठीक है, आइए थोड़ी सी देखने की फिर से एक बार कोशिश करते हैं। वार्म ओशन करंट है, पहली बात खत्म होगी बात, ट्रॉपिकल वाटर में है, टुवर्ड द पोल जा रहा है। क्या बोला मुझे उसने बोला कि टुवर्ड्स द पोल जा रहा है, बस इतनी बात सुनी मैंने, पोल्स की ओर जा रहा है। ठीक है, इसने बोला वार्म करंट है तो मैंने लिख दिया वार्म करंट है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट फ्लोज इन द साउथ वेस्ट इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन क्या है? ये सर ये पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का बोल रहा है साउथ वेस्ट, कुछ यहां जैसे है, ठीक है। अब यहां जैसे तो है, अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में है, यानी अफ्रीका क्या होगा, कुछ ये यहां जैसे होगा अफ्रीका। तो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट और इंडियन ओशन का साउथ वेस्ट रीजन जो है, यहां पर बच्चे एक करंट है जिसको मैं बोलूंगा एगुलस करंट, जिसको मैं बोलूंगा एगुलस करंट। तो देखो जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी हमने उसी से ही पूरा डिफाइन कर दिया, बट ये कब डिफाइन होगा? जब आपको ओशन करंट के बारे में पता होगा। क्लियर? बेंगुएला करंट कहाँ है? देखो बेंगुएला करंट ये यानी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न साइड में जो करंट होगा वो बेंगुएला करंट होगा, और इस बेंगुएला करंट से ही हमें यहाँ पर एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नामीब डेजर्ट। क्लियर? फोकलैंड करंट कहाँ है? सर ये साउथ अफ्रीका के पास, सॉरी साउथ अमेरिका में के पास में है, अर्जेंटीना के पास में है, जहां पर ये एक कोल्ड करंट है। देखो ये भी कोल्ड है, ये भी एक कोल्ड करंट है। तो ये कौन सा? यहां पर हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पैटागोनिया, पैटागोनिया, ठीक है। कैनरी करंट ये कहां पर है? ये अफ्रीका के, यही अफ्रीका के यहां पर आता है जिसको बोलते हैं कैनरी करंट। ये भी एक कोल्ड करंट है। इसके सामने जो इससे क्या बनता है, इससे यहाँ पर एक डेजर्ट बनता है जिसको बोलते हैं सहारा डेजर्ट। मतलब सर हमें यहाँ से एक और बात समझ आ चुकी है, जहां पर कोल्ड करंट होगा उसके साथ में हमें एक ना एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, तो वो बात भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। इसमें से हमें बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच हैं विद रेफरेंस टू द डिजर्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो मुझे बताना है कौन से कोल्ड करंट के साथ कौन सा डिजर्ट बन रहा है, मुझे ये बताना है। आइए देखते हैं। बेंगुएला करंट के साथ में नामीब डेजर्ट है, ओके। कैलिफोर्निया के साथ में मोहावे डेजर्ट है, ओयाशियो के साथ में गोबी डेजर्ट है, और कैनरी करंट के साथ में सहारा डेजर्ट है। सर तो आपने तो हमें पिछले क्वेश्चन में सारा ही बता दिया, ये तो जब बता दिया है तब तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। जल्दी से अपना आंसर बताइए बच्चे। बेंगुएला के साथ में नामीब है, बिल्कुल सही बात है। कैलिफोर्निया के साथ में मोहावे है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। कैलिफोर्निया करंट क्या है? ये भी एक कोल्ड करंट है, तो पता होना चाहिए। ओयाशियो एक कोल्ड करंट है, बट उसके साथ में गोबी डिजर्ट नहीं है। बच्चे गोबी डिजर्ट कहाँ है? मंगोलिया में है। ओया जो हमारा ओयाशियो करंट है ये रशिया के ईस्टर्न साइड में, बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट रशिया है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा ओयाशियो करंट। क्लियर? एंड द कैनरी विच बिलोंग्स टू सहारा डिजर्ट। तो बात ये भी सही है, यानी एक गलत है बाकी के तीन सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंसीडर द फ्लोइंग ओशन करंट, जहां पर हाउ मेनी ऑफ द अबव ओशन करंट्स आर फाउंड इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कितने ओशन करंट्स हमें देखने को मिलेंगे? तो लैब्राडोर है, ओयाशियो है, ओगुलस है, कामचटका है। अब आप लोग बताएंगे कि नॉर्थ पैसिफिक में हमारे पास कौन कौन से करंट है। बच्चे नॉर्थ पैसिफिक में क्या लैब्राडोर हो सकता है? नहीं, लैब्राडोर अटलांटिक में, अटलांटिक ओशन में हमें लैब्राडोर करंट देखने को मिलेगा। ओयाशियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओगुलस हो सकता है। सर ये तो आपने ओगुलस अभी बताया भी था, अफ्रीका वाले रीजन में है, तो ये इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में हमें देखने को मिलेगा। क्या कामचटका करंट हो सकता है? बच्चे कामचटका करंट कोई मेजर करंट नहीं है, ये बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ द ओयाशी, बट ये कामचटका पेनिनसुला के पास में है। और कामचटका पेनिनसुला जो है वो रशिया के पास में, रशिया के ईस्टर्न मोस्ट पेनिनसुला है। तो वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1 और 4 ओनली 2 इसमें हमारा सही रहने वाला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उसको देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट 1, कोरल रीफ्स आर जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब ये तुम लोग बताओगे मुझे कि कोरल रीफ्स जो हैं वो क्यों होते हैं वेस्टर्न कोस्ट में एब्सेंट। सबसे पहले तो क्या ये होते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन है तो होते हैं तो क्यों होते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट्स। which one of the following is correct in respect of the above statement। आइए देखते हैं। both statement 1 and 2 are correct and the statement 2 is the correct explanation of our statement 1। option number B, both statement 1 and 2 are correct and the statement 2 is not the correct explanation। option C, the statement 1 is correct, statement 2 is incorrect। option D, the statement 1 is incorrect and the statement 2 is correct। तो ये अपने को बताना है क्या ये। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कोरल रीफ, बच्चे कोरल रीफ की कुछ कंडीशंस होती हैं कि इनको जो सैलिनिटी चाहिए होती है वो 27 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इतनी सैलिनिटी चाहिए होती है। इसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो लगभग 20 से, अगर मैं बुकिश बताऊंगा तो अप्रोक्स 20 to 30 के बीच में चल पड़ता है। बट अगर मैं ऐसे थोड़ा एक्यूरेट बताऊं तो 25 to 29 इतने के करीब में हमें इतना टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया है कि वो बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में ही हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें क्यों नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं अफ्रीका बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये अफ्रीका है, ये तो अफ्रीका बड़ा ही गलत बन चुका है, एक सेकंड रुकेंगे। ओके, तो ये अगर हमारा अफ्रीका रीजन है तो अफ्रीका में यहाँ पर वेस्टर्न साइड में बोल रहा है हमें कोरल क्यों नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि सर हमें बड़ा सिंपल सा पता है कि यहाँ पर एक करंट होता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा करंट है, कैनरी करंट है। यहाँ नीचे से एक करंट जा रहा है जिसको बोलेंगे बेंगुएला करंट है। अब ये दोनों ही करंट कौन से हैं, दोनों ही कोल्ड करंट है। दोनों ही कौन से करंट है, कोल्ड करंट है। अब कोल्ड करंट में कोरल रीफ्स का सर्वाइवल नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको वार्म रीजन चाहिए होता है जिसका टेम्परेचर कुछ इतना होता है। तो ये हमें पता लग चुका है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे को ये टॉपिक भी समझ आ चुका है। बच्चे ये हमारी हमने ओशिनोग्राफी के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जहां पर हम थर्मोकैलाइन क्या होता है, ठीक है, जहां पर हम सैलिनिटी की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे ओशन करंट्स के ऊपर। तो ये जो है हमारा आएगा तो वो पार्ट 2 आएगा और ये हमारा एक लास्ट पार्ट होगा जहां पर हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। फिर हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हो जाएगी समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के ऊपर जो कि फिर से हम ओशिनोग्राफी के पार्ट 2 में लेके आएंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कुछ और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया है या कुछ चीज़ नहीं पता लगी है वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।